संध्या का समय था। गोपाल चंद्र के घर के बाहर एक सन्यासी खड़ा था। गेरुआ वस्त्र, लंबी जटा, गले में रुद्राक्ष की माला। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से नौकर रामलाल निकला। बेटा, भगवान के नाम पर एक यात्री साधु को आश्रय मिलेगा। बस एक रात रुक जाऊंगा। कहाँ से आए हो बाबा? दूर हिमालय से आया हूँ। भिक्षा ही मेरा जीवन है। रात भर ठहरने की जगह मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। हम्म, मालिक से पूछे बिना कुछ नहीं कह सकता। रुको, पूछ कर आता हूँ। मालिक, बाहर एक सन्यासी खड़ा है। एक रात रुकने की इजाजत मांग रहा है। कोई ढोंगी तो नहीं? नहीं मालिक, लगता तो नहीं। ठीक है, बुला लो। बाबा, मालिक ने बुलाया है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सन्यासी मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। रात्रि का समय था। सन्यासी गोपाल चंद्र के आंगन में बैठा था। पास में ही कमलावती, उसकी पत्नी, ध्यान से बातें उसकी सुन रही थी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। बेटी, तुम्हें मालूम है, कुछ लोग भाग्य से ही विशेष होते हैं। देवी लक्ष्मी स्वयं उनके घर में वास करती है। सच बाबा, ऐसा कौन होता है? जिनका भाग्य जागृत हो चुका है, लेकिन इसके लिए साधना और सही विधि आवश्यक है। कैसी साधना बाबा? एक खास मंत्र और अनुष्ठान से देवी प्रसन्न होती हैं, लेकिन यह ज्ञान सबको नहीं मिलता। क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्यों नहीं, लेकिन ये रहस्य साधु संतों से ही मिल सकता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता हूँ। कमलावती पूरी तरह उसकी बातों में डूब चुकी थी। सन्यासी ने उसे अपने जाल में फंसाने की शुरुआत कर दी थी। अर्धरात्रि का समय था। घर के आंगन में हल्का दिया जल रहा था। कमलावती दबे पांव सन्यासी के पास पहुंची। उसने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में बोली, बाबा, मैंने आपकी बताई हुई पूजा शुरू कर दी है, लेकिन क्या सच में ये सब मेरे भाग्य को बदल देगा? निश्चय ही बेटी, लेकिन याद रखना, आधी साधना अधूरी होती है। पूर्ण फल पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। मैं क्या कर सकती हूँ? देवी को प्रसन्न करने के लिए दान देना होगा। स्वर्ण दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। मैंने कुछ सोने की मुद्राएं अलग रखी है, क्या ये पर्याप्त होगा? जितना अधिक दान करोगी, उतनी जल्दी फल मिलेगा। कमलावती ने धीरे से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर सन्यासी के हाथ पर रख दी। सन्यासी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। रात्रि का भोजन चल रहा था। गोपाल चंद्र, कमलावती और नौकर रामलाल साथ बैठे थे। रामलाल हमेशा की तरह उत्साह से बातें कर रहा था। मालिक, अजीब बात है। आजकल घर में सोने की मुद्राएं भी बस ऐसे ही बन रही हैं जैसे प्रसाद हो। क्या मतलब? कौन बांट रहा है सोना? अरे मालिक, वही हमारी मालकिन रोज रात को बाबा के पास जाती है और उन्हें कुछ ना कुछ दे देती है। चुप रहो रामलाल, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। कमलावती, ये सच है? तुम सन्यासी को सोने की मुद्राएं दे रही हो? वो बाबा ने कहा था, ये दान पुण्य का काम है। ये दान है या कोई खेल? मुझे उस सन्यासी से बात करनी होगी।
गोपाल चंद्र को संदेह हो चुका था। सन्यासी की असलियत जानने का समय आ गया था। रात गहरी हो चुकी थी। भोजन समाप्त होने के बाद भी गोपाल चंद्र के मन में अशांति थी। उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कमलावती से पूछा, कमलावती, सच सच बताओ, कितनी मुद्राएं दे चुकी हो तुम उस सन्यासी को? ज्यादा नहीं, बस कुछ। कुछ मतलब 5, 10, 50, कितनी? 10, शायद 15। 10, शायद 15। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मालिक, मैंने तो सोचा आप जानते होंगे। ये साधु नहीं, कोई ठग लग रहा है। मुझे पहले से परखना होगा। लेकिन बाबा ने कहा था। हाँ हाँ, उन्होंने कहा होगा कि और धन लेकर आओ। अब मैं देखता हूं कि असली खेल क्या चल रहा है। गोपाल चंद्र ने ठान लिया था अब सन्यासी की परीक्षा होगी। रात गहरी थी, लेकिन गोपाल चंद्र की आंखों में नींद न थी। वो कमरे में टहलते हुए गहरी सोच में था। कमलावती और रामलाल चुपचाप खड़े थे। अब बहुत हुआ, उस सन्यासी की असलियत जाननी होगी। लेकिन वो तो संत हैं। संत? अगर वो सच में संत होते तो छिपकर सोना क्यों लेते? मालिक, तो फिर क्या करें? हमें उसे और लोभ देना होगा। अगर वो सच में त्यागी है तो वो और धन नहीं लेगा, और अगर ठग है तो वो लालच में फंस जाएगा। क्या ये सही होगा? ये सत्य को परखने का एकमात्र तरीका है। कल सुबह मैं स्वयं उसे धन का प्रस्ताव दूंगा। योजना तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह सन्यासी की परीक्षा होने वाली थी। अगली सुबह गोपाल चंद्र स्वयं सन्यासी के पास पहुंचा। आंगन में सन्यासी ध्यान मगन बैठा था। गोपाल चंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू की। बाबा, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही चाहता हूं। आशीर्वाद वत्स, त्याग और ध्यान से ही सुख बढ़ता है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूं, अगर और दान करूं तो क्या गृह लक्ष्मी और प्रसन्न होंगी? निश्चय ही, निश्चय ही। देवी को संतुष्ट करने के लिए जितना अधिक दान उतना उत्तम फल। तो फिर कुछ सोने की मुद्राएं और स्वीकार करें। धन का लोभ मुझे नहीं है, लेकिन यदि ये पुण्य का कार्य है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? सन्यासी का असली चेहरा उजागर हो रहा था। गोपाल चंद्र अब पूरी तरह समझ चुका था, ये कोई साधु नहीं बल्कि एक ठग है। रात का समय था। गोपाल चंद्र ने पहले से ही योजना बना रखी थी। सन्यासी को एक अलग कक्ष में बुलाया गया, जहां सोने की मुद्राएं रखी थी। वत्स, ये मुद्राएं केवल धातु नहीं, इनका सही प्रयोग करने से भाग्य बदल जाता है। बाबा, क्या सच में इन्हें दुगना किया जा सकता है? निश्चय ही, लेकिन ये प्रक्रिया एकांत में होगी। कोई देखेगा तो शक्तियां प्रभावित होंगी। जैसा आप कहें बाबा, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं। गोपाल चंद्र बाहर आ गया, लेकिन उसने दरवाजे के पीछे छिपकर देखने की व्यवस्था कर रखी थी। सन्यासी ने इधर उधर देखा, फिर झट से सारी मुद्राएं समेट ली और अपनी झोले में डालने लगा। रुको बाबा, क्या यही तुम्हारी सिद्धि है? अरे मैं तो बस। ठग सन्यासी रंगे हाथों पकड़ा गया था। गोपाल चंद्र की योजना सफल हो गई थी। सन्यासी रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। गोपाल चंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो भाग न सके। कमलावती और रामलाल भी दौड़कर आ गए। अब तो कुछ कहिए ना बाबा, या अभी भी कोई नया जादू दिखाएंगे? वत्स, अरे ये सब एक गलत फहमी है। मैं तो बस परीक्षण कर रहा था।
मालिक, ये साधु नहीं, पक्का ठग है। बाबा, आप तो ईश्वर के नाम पर हमें धोखा दे रहे थे। सच सच बताओ, तुम कितने घरों में ऐसे ठगी कर चुके हो? कृपा करें। हाँ हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ठग हूँ। ये मेरा काम है, लेकिन मुझे जाने दें। सच्चाई सामने आ चुकी थी। ठग सन्यासी की असलियत उजागर हो गई और अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोपाल चंद्र ने सन्यासी को पकड़कर आंगन में बैठा दिया। कुछ ही देर में गांव के सिपाही आ पहुंचे। क्या हुआ गोपाल बाबू, किसे पकड़ रखा है आपने? ये कोई साधु नहीं है, ये एक ठग है। हमारे घर में घुसकर हमें धोखा दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव में कितने दिनों से ठगों की खबर मिल रही थी, अब ये जेल में ही जाएगा। मैंने सोचा था ये सच में कोई चमत्कारी संत है, लेकिन मैं गलत थी। विश्वास करना गलत नहीं, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। ये कहानी है पहाड़ों में बसे एक गांव धनपुर की, जिस गांव में किशन नाम का एक बहुत ही ईमानदार मजदूर रहा करता था। किशन को चित्रकला भी बहुत पसंद होती है और उसने कई अच्छे अच्छे चित्र बनाए होते हैं। उसी गांव में एक बहुत ही रहस्यमय जादुई बरगद का पेड़ था, जिससे सभी गांव वाले डरा करते थे। एक दिन किशन बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके घर सेठ धनराज अपना ब्याज लेने आता है। किशन, तुमने ना जाने कितने महीनों से अपना ब्याज नहीं दिया है। जब तुमने मुझसे पैसे लिए थे तब तुमने यही कहा था कि तुम जल्द से पैसे लौटा दोगे। अब उस बात को भी 6 महीने हो गए हैं। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरी वजह से आपको यहां आने का कष्ट करना पड़ा। मैं जानता हूं मैंने पैसे लिए, पर बहुत समय हो चुका है। लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। तुम हर महीने यही बोलते हो कि तुम पैसे लौटा दोगे, लेकिन वो दिन आखिर आएगा कब? पूरी रकम तो छोड़ो, 3 महीने से तुमने ब्याज की रकम तक नहीं दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सेठ जी, मैं आपको अगले हफ्ते ब्याज की रकम दे दूंगा और इस महीने के आखिर में आपकी सारी रकम भी दे दूंगा। वैसे तो तुम इतना झूठ बोल चुके हो कि तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर इस बार तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ये घर जब्त कर लूंगा, जब तक तुम पैसे नहीं लौटा देते, समझे? ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। किशन बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस बार सेठ को कुछ भी करके पैसे देने ही पड़ेंगे। किशन उसी परेशानी में काम पर चला जाता है। काम खत्म होने के बाद देर रात में किशन रास्ते से घर आ रहा होता है। तभी वो थोड़ी देर आराम करने के लिए उसी रहस्यमय बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। हे भगवान, तुम मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? जिस घर को बनाने के लिए मैंने सेठ से कर्जा लिया था, आज वही घर वापस चला जाएगा। अगर मैंने सेठ के पैसे नहीं लौटाए तो हे ईश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। चिंता मत करो किशन। ये आवाज सुनकर किशन हैरान हो जाता है। ये किसकी आवाज थी? यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहां मैं बोल रहा हूं, बरगद का पेड़। क्या कहा तुम? तुम क्या वही रहस्यमय पेड़ हो जिसकी चर्चा हर तरफ होती रहती है? तो तुम एक सच्चाई हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक सच्चाई हूं। मुझे तुम जैसे अच्छे और नेक दिल लोगों की ही मदद करने का काम दिया गया था। मांगो, जो तुम चाहो वो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो?
हाँ, तुमने ठीक समझा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं केवल उसकी मदद कर पाता हूं जो सच्चे मन से और अच्छे काम के लिए कुछ मांग रहे हैं। अगर कोई भी केवल स्वार्थ के लिए मुझसे कुछ भी मांगता है तो ठीक उसके विपरीत हो जाता है। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे बस सेठ धनराज के पैसे चुकाने हैं ताकि मेरा घर मेरे हाथ से ना चला जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर तुम सच्चे मन से मांग रहे हो तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो कहो, तुम्हें कितने धन की जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे किसी भी धन की जरूरत नहीं है। मुझे बस कोई ऐसा बड़ा काम दे दो जिस वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएं और मैं वो पैसे सेठ धनराज को दे सकूं। तुम्हारे पास मौका है कुछ भी मांगने का और तुम सिर्फ कुछ काम मांग रहे हो? तो ठीक है, अब तुम निश्चित होकर घर चले जाओ। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहकर किशन वहां से चला जाता है, लेकिन किशन और उस पेड़ की सारी बातें धनराज सेठ का खास आदमी धीरज सुन लेता है। अगले दिन सुबह किशन का एक दोस्त श्याम उससे मिलने किशन के घर आता है। अरे किशन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा नाचने का मन करेगा। क्या? ऐसा भला क्या हो गया जिस वजह से तुम इतने खुश हो रहे हो? अरे जब तुम सुनोगे तो तुम भी इतने ही खुश हो जाओगे। और सब्र ना करवाओ और जल्दी से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। याद है, तुमने मुझे एक चित्र दिया था बेचने के लिए। वो चित्र मैंने महाराज चंद्रवीर को दिखाया था और उनको वो चित्र इतना पसंद आया कि वो उस चित्र का मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा। यानी मैं सेठ धनराज से अपना घर बचा पाऊंगा? अरे महाराज तुम्हें उस चित्र के बदले इतना धन देंगे कि तुम ऐसे और 50 घर खरीद पाओगे। कल तुम तैयार रहना, हम कल महाराज से मिलने जाने वाले हैं। एक तरफ किशन बहुत खुश होता है, दूसरी तरफ धीरज धनराज से मिलने के लिए आता है। अरे आओ धीरज, कहो कैसे आना हुआ? मैं यहाँ आपको उस बरगद के पेड़ से जुड़ी बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूँ। उसके बाद धीरज ने रात को जो भी देखा और सुना वो सारी बात धनराज को वो बता देता है। क्या कहा तुमने? उस बरगद पेड़ ने किशन से बात की और उसकी हर इच्छा पूरे करने की भी बात की? जी सेठ जी, आपने बिल्कुल सच सुना। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। यानी अगर मैं उस पेड़ के पास जाकर उससे कुछ मांगूं तो वो पेड़ मेरी इच्छा पूरी करेगा? अगर ऐसा है तो आज रात को ही उस पेड़ के पास जाऊंगा। उसके बाद रात हो जाती है और सेठ धनराज उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे जादुई पेड़, मैंने सुना है कि तुम हर किसी की इच्छा पूरी करते हो। क्या तुम मेरी भी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? बिल्कुल, जो भी यहां मेरे पास आता है मैं हर उस इंसान की मदद करता हूं। यही मेरा काम है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इतना धन चाहिए कि आने वाली मेरी 10 पीढ़ियां भी अमीरी में ही अपना जीवन गुजारें। आज मेरे पास जितनी दौलत है मुझे उससे 10 गुना ज्यादा दौलत चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी भी गरीब या मजदूर से ब्याज मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम भौतिक वस्तु मांग रहे हो। अगर ये अच्छे मन और अच्छे कार्य के लिए नहीं हुआ तो इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल,
मैं इस धन का उपयोग लोगों की सेवा के लिए ही करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूं। जब तुम अपने घर जाओगे तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। धनराज तुरंत अपने घर चला जाता है और देखता है तो उसके घर में बहुत सारा धन आ चुका होता है। वो देखकर सेठ धनराज बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है और धीरज भी वहाँ पे आता है। ये क्या सेठ जी, आपके पास इतना सारा पैसा कब आया? मैं रात को उस बरगद के पेड़ के पास गया था। उस पेड़ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मैं सबसे अमीर इंसान बन गया हूं। लेकिन सेठ जी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ये पैसे अच्छे मन से नहीं बल्कि स्वार्थ से मांगे होंगे तो आप मुसीबत में भी आ सकते हैं। इतना खुशी का मौका है और तुम अनाप शनाप पकड़े हो। अपनी इच्छा पूरी होने की वजह से सेठ धनराज बहुत ही खुश होता है। इधर दूसरी तरफ किशन और श्याम महाराज चंद्रवीर के पास जाते हैं, जहाँ महाराज उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अरे आओ श्याम, तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। नमस्ते महाराज, ये किशन है और वो चित्र इसी ने ही बनाया है जो आपको पसंद आया है। किशन, हम तुम्हारी कला से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। तुमने बहुत ही अनोखा चित्र बनाया है। ये बहुत वक्त की बात पहले की बात है। मैंने ये चित्र को देखा। मैं रात भर सोया ही नहीं, बल्कि रात भर उसी चित्र को ही देखता रहा। ये मेरा सौभाग्य है महाराज कि आपको मेरा चित्र पसंद आ गया। बोलो, उस चित्र के बदले तुम्हें कितना धन चाहिए या कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने में मैं अपना घर बचा सकूं। मैं तुम्हारे कहने का अर्थ नहीं समझा। उसके बाद किशन महाराज को सेठ धनराज के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर महाराज काफी क्रोधित हो जाते हैं। क्या कहा? सेठ अमीर चंद इस तरह से गरीबों को लूट रहा है? हमारे राज्य में यह दुस्साहस हो रहा है और हमें इसकी कल्पना भी नहीं। तुम चिंता मत करो किशन, हम अभी यह आदेश देते हैं कि सेठ धनराज समेत सभी लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाए और उसे सभी लोगों में बांट दी जाए। महाराज, उचित न्याय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन, तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमसे मुंह मांगी कीमत लेता। फिर भी तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी अगली 10 पीढ़ियों को भी मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद महाराज के आदेश पर अमल करते हुए सेठ धनराज का सारा धन जब्त किया जाता है और उसके बाद धनराज एक मामूली आदमी बन जाता है और सभी गरीब लोग धनराज के कर्ज से आजाद हो जाते हैं। इधर किशन अपनी दोस्ती की कीमत को याद रखते हुए श्याम को भी अपने धन में से एक हिस्सा देता है। उसके बाद एक दिन किशन धनराज के पास जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके ब्याज के पैसे और आपके पूरे पैसे जितने थे मैंने सब आपको दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे स्वार्थ ने ही मुझे आज गरीब बना दिया। स्वार्थ हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है सेठ जी। काश मैंने उस बरगद के पेड़ की बात को ध्यान से समझा होता। आप मेहनत कीजिए और स्वार्थ को त्याग दीजिए। अपने लालच को खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप भी जरूर कामयाब होंगे। और अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा। ये कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। सेठ धनराज को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उधर दूसरी तरफ किशन अब बहुत अमीर सेठ बन चुका होता है, जो गरीब लोगों की मदद करता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।